आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए सार संग्रह को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र और देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है क्रमशः तीसरे और नौवें मंडल में, नौवां मंडल और तीसरा मंडल में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। धर्मसूत्र में 4 प्रमुख जातियों का स्पष्ट विभेद किया गया है। तो कौन कौन है, किस प्रकार से है? उनकी स्थितियों के अनुसार, व्यवसायों के अनुसार और जो है दायित्वों के अनुसार, कर्तव्यों के अनुसार तथा विशेषाधिकार का। चलिए अगला प्रश्न है, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर है डायमेकस। कह रहा है अंतियोकस का राजदूत कौन था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर है डायमेकस। अगला है, यह एक तिब्बती लेखक था। कौन तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर है तारानाथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख व देवपारा अभिलेख किन शासकों से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है आपका मलवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है और ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है और देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अगला है, प्राचीन काल में आग का आविष्कार एवं पहिए का आविष्कार हुआ था। तो कह रहा है आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आग का आविष्कार जो है आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। अगला है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो आपका सिंधु सभ्यता से है। अगला है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, रोपर, लोथल और आलमगीरपुर किन नदियों के किनारे अवस्थित थे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा जो आपका रावी नदी और सतलज के किनारे, रोपर भगवा के किनारे लोथल और आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पूर्व, पश्चिम और उत्तर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में जो है आपका पूर्व के लिए प्राघिस शब्द का प्रयोग किया जाता था और पश्चिम के लिए प्रतीचि और उत्तर के लिए उदीची शब्द का प्रयोग किया जाता था। कह रहा है चवार्क पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं चवार्क के कौन है? चवार्क और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और वैशेषिक के लिए कनाद। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, या कह सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अंग्रेजों एवं डचों के बीच किस वर्ष वेदरा का युद्ध हुआ था? तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई प्रमुख संधियां थी। तो प्रथम युद्ध के लिए मद्रास की संधि 1769 ईस्वी, द्वितीय के लिए मंगलोर की संधि 1784 और
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो ने किस शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है अजमेर में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए महत्वपूर्ण विद्रोहों में चुआर विद्रोह, अहोम विद्रोह, पाइक विद्रोह और कुका विद्रोह से संबंधित नेता थे। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है आपका चुआर विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह और अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर, पाइक विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु और कुका विद्रोह के नेता भगत जवाहर मल। तो इस प्रकार आपका जो है चौहार विद्रोह, दुर्जन सिंह, अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, पाइक विद्रोह, बख्शी जगबंधु और कुका विद्रोह भगत जवाहर मल। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगला है, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन जो है किया गया था? तो प्रांजपे के द्वारा जो है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर के प्रश्न को। अठारह नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था का बहिष्कार नहीं करने वाले 2 दल थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार कौन 2 दल नहीं किया था? तो पहला है जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये दोनों दल जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। अगला है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह उपाधियां किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रपति जो है महात्मा गांधी को उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसी प्रकार सरदार का उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा मिला था? तो बरदौली सत्याग्रह के बाद महिलाओं के द्वारा। ठीक, और इसी प्रकार नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दिया था कौन? एडोल्फ हिटलर ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है तो भारत के लोग। 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख आपका तृतीय अनुसूची में है। अगला है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो आपका जो है तीनों राज्य जो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों में से मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो भारत में जो है कुल 5 क्षेत्रीय परिषद में से मध्य क्षेत्र परिषद में कौन कौन राज्य सम्मिलित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड एवं चौथा छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 2, भाग 8, भाग 15 और भाग 18 में प्रमुख प्रावधान है। तो भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, और जो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, भाग 15 निर्वाचन और आपात से संबंधित है, भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित, भाग 18 आपात और उपवन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
26 नंबर का प्रश्न है, यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 38। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग से केवल एक ही आधार से हटाया जा सकता है जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 61(1) में। 29 नंबर का प्रश्न है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 73 का 3। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। क्षोभमंडल में तापमान के गिरने की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है। इसकी ऊपरी सीमा 90 डिग्री सेल्सियस द्वारा निर्धारित होती है जिसको मेसोपोज कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा मंडल है? उसका नाम मध्य मंडल है। मध्य मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है और इसका ऊपरी सीमा 90 डिग्री सेल्सियस द्वारा निर्धारित होती है जिसको मेसोपोज कहते हैं, -90 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते एवं अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं परपोषी अथवा उपभोक्ता। जो जीव जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं और दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी अथवा उपभोक्ता। अगला है, ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उच्च पर्वतों की चोटियाँ और घन महासागर में कहाँ वृहद जैवमंडल पाया जाएगा? इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन को सम्मिलित किया जाता है पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत? पौधों, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों को। 36 नंबर का है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व अस्थायी विकास जो है आपका नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। पर्यावरण के संबंध में संभववादी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो विडाल डी लाप्लास के द्वारा। पर्यावरण के संबंध में जो है संभववादी अवधारणा विडाल डी लाप्लास के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। 38 नंबर में कह रहा है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नस्ट हैक्ल के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो इन नियम के प्रतिपादक बेरी कोमोनर थे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्रियाशीलता जो है नियम पे आधारित होते हैं और उस नियम के प्रतिपादक बेरी कोमोनर थे। 40 नंबर कह रहा है, उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजाति अपनी आनुवांशिक विशेषताओं को प्राकृतिक चयन के द्वारा परिवर्तित करती है। तो इसका सही उत्तर है पीढ़ी दर पीढ़ी। इवोल्यूशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं विश्व का भूगोल से। 41 नंबर में कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है?
म्यांमार के साथ भारत की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमाएं मिलती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल जो है किसका विस्तार है कह रहा है, तो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। राजस्थान का मरुस्थल और थार का मरुस्थल जो है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। राजस्थान का मरुस्थल प्लीस्टोसीन से और थार का मरुस्थल अभिनव जमाव के कारण है। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल श्रीशैलम, ओंकारेश्वर और पुष्कर किन पहाड़ियों पर अवस्थित है? तो श्रीशैलम आपका नलमल्ला पर्वत पर है और ओंकारेश्वर मंधाता और पुष्कर अरावली पहाड़ी पर। 3 प्रमुख तीर्थस्थल श्रीशैलम आपका नलमला पे, ओंकारेश्वर मंधाता और पुष्कर अरावली पहाड़ी पर। 45 नंबर का है, माना, दीफू और अघिल धर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो माना आपका उत्तराखंड में, दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश में, अघिल धर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। भारत में किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड के पठार पर जो है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर है ब्लू एस डेविस के द्वारा। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला और घोसी पहाड़ी किन राज्यों में अवस्थित है? तो बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में स्थित है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चीन श्रृंखला मणिपुर में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। 49 नंबर का प्रश्न है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? कोपेन जो है भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया है। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है? तो भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं। 50 नंबर तक के प्रश्नों को देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।